नमस्कार। आज हम रिश्तों में इस्तेमाल होने वाली दो बहुत आम लेकिन कह सकते हैं खतरनाक मनोवैज्ञानिक चालों पर बात करेंगे। एक तो है कैसे भावनाओं का इस्तेमाल करके अपराध बोध जगाया जाता है, और दूसरा कैसे रिवर्स साइकोलॉजी से आपके फैसलों को चुपके से बदला जाता है। चलिए सीधे बात करते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हाँ बिल्कुल, और ये तकनीकें आप सही कह रहे हैं, रिश्तों की नींव को हिला सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जहाँ रिश्तों में अपराध बोध को एक तरह से भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा जैसे, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम ऐसा करोगे या करोगी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, कई बार ये अक्सर एक सोचा समझा तरीका होता है अपनी बात मनवाने का। है तो आज रात घर पर रुको। तो यहाँ असल में क्या चल रहा होता है? इसमें क्या कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? देखिए, यहाँ ना सामने वाले की जो भावनाएं हैं और रिश्ते के प्रति उसकी जो वफादारी है, उसको हथियार बनाया जाता है। ये सीधे तौर पर आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। आपको ये महसूस कराया जाता है कि भाई, अगर आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो शायद आपका प्यार काफी नहीं है या सच्चा नहीं है। ये तकनीक काम इसलिए करती है क्योंकि ये आपकी सबसे गहरी भावनाओं को निशाना बनाती है, जैसे प्यार, वफादारी, रिश्ते को बनाए रखने की इच्छा। अच्छा। और इसके पीछे अक्सर साथी की अपनी असुरक्षा छिपी होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में असुरक्षित लगाव शैली या इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। ये वो पैटर्न है जो बचपन के अनुभवों से बनते हैं और ये तय करते हैं कि हम रिश्तों में कितना सुरक्षित या कह लीजिए असुरक्षित महसूस करते हैं। ओके। तो जो साथी असुरक्षित महसूस कर रहा है वो रिश्ते पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसी तरकीबें अपना सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा हो सकता है जो असुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ बात मनवाने तक ही सीमित नहीं रहता। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 40% मामलों में जो लोग भावनात्मक हेरफेर करते हैं, 40%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, काफी ज्यादा। वो इस तकनीक का इस्तेमाल जानबूझकर अपने साथी को उनके दोस्तों और परिवार से दूर करने के लिए करते हैं। ओह। सोचिए, धीरे धीरे आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से काट दिया जाता है ताकि आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। और ये अलगाव सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल भी होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर भी शक करने लगता है। ये तो काफी गंभीर बात है। तो अगर कोई इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो सुझाव क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें, खासकर जब भावनाएं इतनी मजबूत हों? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है इस पैटर्न को पहचानना। ये स्वीकार करना कि आपके साथ जो हो रहा है वो शायद प्यार का इजहार नहीं, बल्कि नियंत्रण का, कंट्रोल का एक तरीका है। एक बार आप इसे पहचान लें तो अगला कदम है दृढ़ लेकिन शांत सीमाएं तय करना, बाउंड्री सेट करना। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि डर लगता है कि साथी सच में नाराज हो जाएगा या कहीं रिश्ता ही ना टूट जाए, लेकिन ये जरूरी है। पर ये सीमाएं असल में दिखती कैसी हैं? मेरा मतलब है, उस पल में कहीं क्या जब ये हो रहा हो? हाँ, अच्छा सवाल है। मान लीजिए वही स्थिति आती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दोस्तों के साथ मत जाओ। आप शांति से कह सकते हैं, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम ये जानती हो। तुम्हारा मेरे जीवन में होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मेरे दोस्त और मेरी अपनी जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यार का सबूत ये नहीं है कि मैं अपनी हर खुशी या जरूरत तुम्हारी हर मांग पर कुर्बान कर दूं। मेरा प्यार हमारी रोजमर्रा की देखभाल, सम्मान और साथ में दिखता है। जरूरी ये है कि आप अपनी भावना व्यक्त करें, लेकिन उनकी मांग के आगे झुके नहीं। और अगर ये बार बार हो, एक बार कहने से शायद ना माने? हाँ, सही बात है। तो एक और चीज जो बहुत मदद कर सकती है वो है अपनी भावनाओं और इन घटनाओं को लिखना, एक जर्नल की तरह। लिखना? ओके। हाँ, कब हुआ, क्या कहा गया, आपने कैसा महसूस किया और आपने क्या प्रतिक्रिया दी। ये सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि पैटर्न को साफ तौर पर देखने के लिए है। जब आप लिखा हुआ देखते हैं ना,
तो वो जो भावनात्मक धुंध होती है वो थोड़ी छंटती है और आपको स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। सही कह रही हैं। आप समझ पाते हैं कि ये कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि एक दोहराया जाने वाला व्यवहार है और इससे आपको अपनी सीमाएं तय करने और उन पर टिके रहने का संकल्प मिलता है, थोड़ा बल मिलता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे प्यार के नाम पर सीमाओं को इतना धुंधला किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और मिलती जुलती रणनीति पर आते हैं जिसका सामना कई लोग करते हैं जब साथी खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है, यानी पीड़ित होने का नाटक करना और आंसू बहाना। ये अक्सर टकराव से बचने और सच्चाई से ध्यान हटाने की एक रणनीति होती है ना? हाँ, ये भी बहुत आम है और बहुत प्रभावी भी। स्थिति कुछ ऐसी होती है, आप अपने साथी से किसी चिंताजनक बात पर सवाल पूछते हैं। मान लीजिए वो लगातार देर रात तक बाहर रह रहे हैं या उनके फोन पर कुछ संदिग्ध संदेश देखें। आप शांति से बात शुरू करते हैं लेकिन जवाब में वो एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, बचाव की मुद्रा में। शायद रोना शुरू कर देते हैं और उल्टा आप पर ही आरोप लगा देते हैं, तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, या तुम हमेशा मुझे बुरा महसूस कराते हो। हाँ, और नतीजा ये होता है कि आप जो पूछने गए थे वो तो भूल ही जाते हैं और उल्टे खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं कि आपने उन्हें दुख पहुंचाया। यहाँ असल में क्या हो रहा है? ये क्या है? यहाँ जो हो रहा है उसे विक्टिम प्लेइंग कहते हैं, यानी पीड़ित होने का नाटक करना। ये अक्सर गैस लाइटिंग के साथ मिलकर काम करता है। गैस लाइटिंग? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, गैस लाइटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कोई आपको आपकी ही याददाश्त, आपकी समझ या आपकी भावनाओं पर शक करने पर मजबूर कर देता है। इस मामले में साथी अपनी गलती या जवाबदेही स्वीकार करने के बजाय पूरा ध्यान अपनी पीड़ा पर केंद्रित कर देता है। वो आपको भावनात्मक रूप से इतना उलझा देते हैं कि आप अपने जायज सवालों और चिंताओं को भूलकर उन्हें सांत्वना देने लगते हैं, उन्हें चुप कराने लगते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, कहीं मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ या शायद मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए था। तो ये असल में जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है, सीधा सीधा। ये टकराव से बचने और आपको चुप कराने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। साइक सेंट्रल का डेटा ये बताता है कि भावनात्मक रूप से शोषण करने वाले लगभग 60% लोग 60%? हाँ, 60% लोग अपनी जवाबदेही से बचने के लिए नियमित रूप से आंसुओं, गुस्से या खुद को पीड़ित दिखाने का इस्तेमाल करते हैं और इसका जो लंबे समय का प्रभाव होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे रिश्ते में खुली और ईमानदार बातचीत की जगह ही खत्म हो जाती है। सही। आप अपनी चिंताओं को व्यक्त करने से डरने लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि नतीजा क्या होगा। इससे रिश्ते में भरोसा खत्म होने लगता है। ये सुनने में तो सही लगता है, पर असलियत में जैसा आपने कहा, जब कोई आपके सामने रो रहा हो या आप पर आरोप लगा रहा हो तो तथ्यों पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। उस भावनात्मक दबाव से कैसे निपटें? सुझाव क्या है इसके लिए? ये वाकई मुश्किल है और इसके लिए भावनात्मक मजबूती चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सबसे जरूरी है संतुलन। उनकी भावनाओं को पूरी तरह खारिज ना करे लेकिन मुद्दे से भी ना भटके। आप कह सकते हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो और मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। एक्नॉलेज करना जरूरी है। हाँ, एक्नॉलेज करना और फिर कहना, लेकिन हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है कि तुम इतनी देर से बाहर क्यों थी, या तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ये संदेश कहाँ से आए हैं। यहाँ कुंजी है उनकी भावनाओं को स्वीकार करना। मैं समझता हूँ तुम दुखी हो, और फिर शांति से लेकिन दृढ़ता से मूल मुद्दे पर वापस आना। लेकिन हमें इस पर बात करनी है। और एक बात, अपनी चिंता व्यक्त करने या सच्चाई जानने की कोशिश करने के लिए कभी माफी न मांगे। आपका सवाल जायज था। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, माफी नहीं मांगनी है। और अगर ये पैटर्न लगातार चलता रहे, मतलब अगर हर बार बातचीत इसी तरह खत्म हो जाती है, फिर क्या? अगर ये एक लगातार चलने वाला पैटर्न है तो आपको शायद और कदम उठाने पड़े। एक विकल्प, हालांकि ये थोड़ा जटिल हो सकता है, बातचीत को रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहाँ नैतिक और कानूनी पहलू जरूर ध्यान में रखें। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि गैस लाइटिंग आपकी याददाश्त को धुंधला कर सकती है।
लेकिन इससे भी बेहतर और सुरक्षित तरीका है किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या फिर किसी मानसिक स्वस्थ प्रोफेशनल से बात करना, जैसे काउंसलर या थेरेपिस्ट। किसी तीसरे व्यक्ति से। हाँ, कोई बाहरी व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से उस स्थिति में शामिल नहीं है, वो आपको एक स्पष्ट नजरिया दे सकता है और आपको इस पैटर्न को समझने और उससे निपटने के स्वस्थ तरीके खोजने में मदद कर सकता है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो गलत है। ये समझना जरूरी है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक तीसरी और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तकनीक पर आते हैं, रिवर्स अल्टीमेटम। मतलब रिश्ते को खत्म करने का सुझाव देना। ये वास्तव में साथी को और करीब लाने की एक रिवर्स साइकोलॉजी तकनीक हो सकती है। ये कैसे? हाँ, ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है, रिश्ते में तनाव चल रहा है और एक साथी कहता है, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए, या मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ओके। अब यहाँ उम्मीद ये होती है कि दूसरा साथी घबरा जाएगा, मिन्नतें करेगा, रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए दूसरा साथी हैरान होकर या शायद थक कर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है। तो फिर क्या होता है? वो तो चाहता था कि साथी रोके। हाँ, यहीं पर चाल सामने आती है। पहला साथी, जिसे उम्मीद थी कि उसके छोड़ने की धमकी से दूसरा साथी और ज्यादा चिपक जाएगा, अब पलट कर आरोप लगाता है, तुमने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? क्या तुम्हें रिश्ते की परवाह ही नहीं है? या क्या तुम हमारे लिए लड़ना भी नहीं चाहते? अचानक जो व्यक्ति रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा था, वही अब दूसरे पर रिश्ते को पर्याप्त महत्व न देने का आरोप लगा रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही घुमावदार है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये काम क्यों करता है? ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं, उस सिद्धांत पर काम करता है। ये एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है। जब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है या हमें नियंत्रित किया जा रहा है, तो हम अक्सर ठीक उल्टा करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। या उस चीज को और ज्यादा चाहते हैं जिसे खोने का खतरा है। इस मामले में जब साथी छोड़ने की धमकी देता है, तो वो असल में आपकी इसी प्रतिक्रिया पर दांव लगा रहा होता है। उन्हें उम्मीद होती है कि रिश्ते को खोने का डर आपको उनकी शर्तों पर वापस आने या उनकी मांगों को मानने पर मजबूर कर देगा। सरल शब्दों में, वो आपको डराकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का भावनात्मक जुआ है। वो दांव लगा रहे हैं आपके डर पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अक्सर उन लोगों पर ज्यादा काम करता है जिनमें परित्याग का डर, मतलब अबैंडनमेंट फियर, गहरा होता है, या जिनका लगाव का तरीका, अटैचमेंट स्टाइल, टालमटोल वाला, अवॉइडेंट या चिंतित होता है, एंग्शियस होता है। कुछ स्टडीज के अनुसार ऐसे मामलों में ये 80% तक प्रभावी हो सकता है। 80%? हाँ, छोड़ने की धमकी देने वाला साथी असल में छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप डरें, अपराध बोध महसूस करें और रिश्ते में ज्यादा निवेश करें, लेकिन उनकी शर्तों पर। ये असुरक्षा और नियंत्रण की गहरी भावना से आता है। ये समझना वाकई आंखें खोलने वाला है। तो अगर कोई इस तरह की रिवर्स साइकोलॉजी का सामना कर रहा है, तो इसके जाल में फंसने से कैसे बचा जाए? क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए जब साथी छोड़ने की धमकी दे? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है शांत रहना और उनकी चाल को समझना। घबराहट में प्रतिक्रिया देना या तुरंत मिन्नतें करना ठीक वही है जो वो चाहते हैं। हाँ, उनकी चाल कामयाब हो जाएगी फिर। एग्जैक्टली। इसके बजाय कोशिश करें कि आप उनकी बात को शांति से सुने और शायद उसे स्वीकार भी कर लें, कम से कम ऊपरी तौर पर। स्वीकार कर लें मतलब कहें कि हाँ चलो ब्रेकअप कर लेते हैं? ये तो मुश्किल है। जरूरी नहीं कि इतना सीधा हो, पर घबराहट दिखाने के बजाय आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्पेस चाहिए तो मैं इसका सम्मान करती हूँ। ओके। या ये सुनना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यही सही रास्ता है तो मैं तुम्हारी जरूरत को समझने की कोशिश करूंगी। यह मुद्दा ये नहीं है कि आप सच में ब्रेकअप चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप उनकी धमकी पर वो अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके पीछे भागने, रोने, गिड़गिड़ाने से बचें। और इससे क्या होगा? फिर वो क्या करेंगे? अक्सर जब उन्हें वो घबराई हुई, चिपचिपी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहे होते हैं,
तो वो या तो पीछे हट जाते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं, या फिर उनकी असली मंशा सामने आ जाती है कि वो असल में रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते थे। हो सकता है वो कहें नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, या फिर वो गुस्सा हो जाएं क्योंकि उनका नियंत्रण का तरीका काम नहीं कर रहा। कुंजी ये है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, न कि उनकी चालों को। ये आपको स्थिति में शक्ति संतुलन वापस लाने में मदद करता है। याद रखें, जो व्यक्ति बार बार छोड़ने की धमकी देता है वो अक्सर सबसे ज्यादा डरता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। ये वाकई शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने 3 मुख्य भावनात्मक हेरफेर के पैटर्न देखे हैं। पहला, कैसे अपराध बोध, खासतौर से अगर तुम मुझसे प्यार करते हो जैसे जुमलों के जरिए एक हथियार बन सकता है, जो आपको अपनी जरूरतों और सीमाओं को छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। दूसरा, हमने देखा कि कैसे खुद को पीड़ित दिखाना, आंसू बहाना या गुस्सा करना असल में अपनी जवाबदेही से बचने का एक तरीका हो सकता है और आपको अपनी ही चिंताओं पर शक करने पर मजबूर करने का, जो गैसलाइटिंग का ही एक रूप है, और ये सच्ची बातचीत का रास्ता बंद कर देता है। और तीसरा, हमने समझा कि कैसे रिश्ते को खत्म करने की धमकी देना या स्पेस मांगना एक उल्टी चाल हो सकती है, रिवर्स साइकोलॉजी, जिसका असली मकसद आपको डर और अपराध बोध के जरिए रिश्ते में और कसकर बांधना होता है, न कि सच में दूर जाना। बिल्कुल। और इन सभी खतरनाक पैटर्न से निपटने के लिए जो सबसे पहली और जरूरी बात सामने आती है वो है पहचान, रिकग्निशन। इन तकनीकों को समझना, ये जानना कि ये हो रही हैं, यही सशक्तिकरण का पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि ये एक चाल है तो उसका भावनात्मक असर आप पर कम हो जाता है। सही कहा। और पहचानने के बाद अगला कदम है अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से, लगातार और दृढ़ता से स्थापित करना और उन पर टिके रहना। ये आसान नहीं होगा, इसमें भावनात्मक संघर्ष होगा बेशक, लेकिन ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक स्वस्थ रिश्ता डर, अपराधबोध या नियंत्रण पर नहीं टिकता। वो आपसी सम्मान, विश्वास, ईमानदारी और बराबरी की साझेदारी पर आधारित होता है। अगर आपके रिश्ते में ये चीजें गायब हैं और हेर-फेर मौजूद है तो ये सोचने का समय है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, अगर आप या आपका कोई जानने वाला इन पैटर्न का अनुभव कर रहा है और इससे बाहर निकलने में मुश्किल महसूस कर रहा है, तो मदद लेना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शर्म नहीं है, ये कमजोरी नहीं बल्कि अपनी देखभाल करने का संकेत है। हाँ, किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें या फिर किसी प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिलें। वो आपको इन जटिलताओं को समझने, अपनी भावनाओं को संभालने और स्वस्थ रिश्ते बनाने या मौजूदा रिश्ते को सुधारने, अगर संभव हो तो उसके लिए रणनीतियां बनाने में मदद कर सकते हैं। और याद रखें, भारत में iCall जैसी हेल्पलाइन भी हैं, जिनका नंबर है 022-552-1111, जो गोपनीय सहायता प्रदान करती हैं। आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों को अपने रिश्तों को ज्यादा स्पष्टता से देखने और स्वस्थ, सम्मानजनक संबंध बनाने की दिशा में मदद करेगी।